हेलो गाइज, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अजमेर के चौहानों के बारे में। हम लोग दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। पहले दोस्तों मैंने आपको अजय राज के बारे में बताया पिछले वीडियो में, अरुणराज के बारे में बताया, अरुणराज के यहाँ पर पुत्र थे जगदेव, उनके बारे में बताया। विजय राज चतुर्थ के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। आज हम दोस्तों बात करेंगे पृथ्वीराज सेकंड के बारे में। विजय राज के बाद सॉरी जगदेव के बाद ही शासक बने, क्योंकि जगदेव दोस्तों पितृहंता थे चौहानों के। उनको यहाँ पर पूरी तरीके से राजा स्वीकार नहीं किया गया, अस्वीकार कर दिया गया। तो उसके बाद पृथ्वीराज सेकंड दोस्तों राजा बने 1169 ईस्वी के अंदर। तो इन्होंने दोस्तों क्या किया वो आपको बताता हूँ। दोस्तों इनके शासनकाल में दो अभिलेख मिले जिनके बारे में आपको बताऊंगा। तो सिंपली गैस 1169 में शासक बने। इन्होंने दोस्तों मैनाल भीलवाड़ा के अंदर ये जगह पड़ती है, वहां पर अपनी दोस्तों रोटी रानी यहाँ पर सुधवा के लिए एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर का नाम क्या है दोस्तों आपको बताता हूँ। मंदिर बनवाया सुधवेश्वर मंदिर बनवाया दोस्तों। और इसी के साथ इन लोगों ने यहाँ पर दो मतलब अभिलेख भी मिले हैं दोस्तों इनके शासनकाल के। एक तो हाँसी का अभिलेख मिला है, जिसके अंदर यहाँ पर जानकारी मिलती है कि इन्होंने हाँसी के अंदर महल बनवाए। हाँसी में महल बनवाए और इन महल का प्रशासक इनके मामा थे उनको दोस्तों किलहन गोहिल दोस्तों, उनको यहाँ पर प्रशासक बनाया। यानी ये जो महल बनाए इनका प्रशासक दोस्तों बनाया किलहन गोहिल को, जो कि जिनके मामा बताए जा रहे हैं। और इसके बारे में दोस्तों यही इतनी जानकारी मिलती है। दूसरा दोस्तों इनके शासनकाल में एक और अभिलेख मिला, दौड़ अभिलेख। ये दोस्तों दौड़ अभिलेख मिला है, ये 1168 का है। ये 1167 का, ये 68 का। इसके अंदर जानकारी ये मिलती है कि उन्होंने भीलवाड़ा के अंदर अपनी रोटी लाने के लिए जो मंदिर है वो बनवाया। और उसके बाद गए जिन्होंने यहाँ पर एक जानकारी मिलती है कि अपर गांगे को हरा के ये दोस्तों शासक बने। अपर गांगे को हरा के शासक बना, ये जानकारी मिलती है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कल दोस्तों वीडियो के अंदर कि जगदेव का पुत्र था अपर गांगे, और ये विग्रहराज का पुत्र था ये पृथ्वीराज। तो इस यहाँ पर अपर गंगे को हरा के पृथ्वीराज बना दोस्तों। इस तरीके से मैंने आपको बताया। तो गाइस ये जानकारी थी पृथ्वीराज सेकंड के बारे में। पृथ्वीराज सेकंड के बारे में दोस्तों इतनी ही जानकारी मिलती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं जिनका नाम है दोस्तों सोमेश्वर। सोमेश्वर के बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है बहुत ज्यादा। इनके बारे में एक अभिलेख दोस्तों बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसके बारे में हम लोग आपको बताते हैं पूरी जानकारी। वो है बिजोलिया अभिलेख, जिसके अंदर यहाँ पर इनकी वंशावली मिलती है, बहुत सारे पुराने नाम मिलते हैं दोस्तों। तो अगले शासक थे सोमेश्वर। ये दोस्तों शासक बने 1169 से, बहुत ज्यादा दोस्तों शासक नहीं रहे। 1169 से 1172 तक, यानी ज्यादा दोस्तों इनका शासन सॉरी 77 है, ज्यादा शासन काल नहीं रहा। लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पर इन्होंने मतलब बहुत ज्यादा काम करवाए। इनके पिता दोस्तों आपको पता है अरुणराज थे, और इनकी माता कांचन देवी। और ये कांचन देवी दोस्तों सिद्धराज जयसिंह की बहन थी। तो चालुक्य के साथ युद्ध हुआ था प्रथम अरुणराज का, उसके अंदर यहाँ पर इनका विवाह हुआ था समझौते के तौर पे। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि सोमेश्वर ने कुमारपाल चालुक्य की कोंकण विजय के दौरान इसका एक सेनापति था, तो कोंकण का जो शासक था मल्लिकार्जुन, उसकी हत्या कर दी। यानी कुमारपाल चालुक्य, ये दोस्तों इनके जो कोंकण विजय के दौरान इनका जो सेनापति था मल्लिकार्जुन, उसकी हत्या कर दी। अभी गई जी तो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, इनके नोट्स भी आपको चाहिए हैंड रिटन, तो आप मुझे कमेंट कर देना। टेलीग्राम के अंदर मैं ये चीजें आपको डाल दूंगा। तो उसके दोस्तों जो मल्लिकार्जुन था की हत्या कर दी। उसके बाद गए यहाँ पर चेदी, यानी ये एमपी के अंदर है। चेदी एमपी के जो एक अचल राज कलचुरी की पुत्री है, उनके साथ इनका विवाह हुआ कर्पूरी देवी। यानी ये यहाँ के शासक थे, चेदी के राजा अचल राज
कलचुरी, इनके जो पुत्र थे इनके साथ इनका क्या हुआ, विवाह हुआ सोमेश्वर का। ठीक है, उसके बाद गए इन्होंने अजमेर के अंदर वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर बनवाया। उसके बाद गए अजमेर के अंदर उन्होंने 5 मंदिर बनवाए, जिनको कल्प वृक्ष बोलते हैं, यानी इन 500 मंदिरों को मिला के क्या बोलते हैं, कल्प वृक्ष। ठीक है, उसके बाद गए यहाँ पर इनके स्वयं की और उनके पिता अरुणराज की यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां लगवाई उन मंदिरों के अंदर भी। और इनके शासनकाल में एक अभिलेख मिलता है 1170 के अंदर, बिजोली अभिलेख। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये हटा देता हूँ, क्योंकि बिजोली अभिलेख बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर नहीं आएगा, तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। इसको हटा देते हैं। बिजोली अभिलेख दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजोली किसान आंदोलन दोस्तों जहां से हुआ था उनके बारे में भी जानकारी यहाँ पर मिलती है। इसके अंदर दोस्तों सांबर झील के बारे में भी जानकारी मिलती है बिजोली अभिलेख के अंदर, और बहुत सारे पुराने नाम भी दोस्तों इसके अंदर मिलते हैं बिजोली अभिलेख के बारे में। तो सिंपली तो बिजोली अभिलेख देख लीजिए आप लोग। (1170) के अंदर ये प्राप्त हुआ बिजोली अभिलेख। 1170 के अंदर ये लिखा हुआ था वहां से। ये गैस यहाँ पर जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, जो कि मैंने आपको बताया था, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, ये चौहान थे वो जैन भी दोस्तों मतलब जैन धर्म को बढ़ावा दिया था इन्होंने। जैन मंदिर के अंदर आए दोस्तों। ये एक शासक था जिसने जैन मंदिर के लिए स्वर्ण कलश भेंट किया था, उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना। तो सिंपली गाइस मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ इनके रचयिता कौन है, किसने दोस्तों इसको यहाँ पर रचयिता है, और इसको उत्कीर्ण किसने किया, क्योंकि अभिलेख आपको पता पत्र पर वैसे उत्कीर्ण होते हैं, उत्कीर्ण करता कौन है। उसके बाद गए यहाँ पर इनका एक कुछ संबंध है वो आपको बताते हैं। तो रचयिता गए यहाँ पर है वो कौन है दोस्तों, वो आप लोगों को बता दूं, गुणभद्र थे, यानी एक नाम था गुणभद्र। ये दोस्तों इसके क्या है, रचयिता है। मैं दोस्तों वीडियो देख लेता हूँ बीच में चल रहा है या फिर नहीं। उसके बाद वीडियो चल रहा है। यहाँ पर उत्कीर्ण इनको दोस्तों करवाया गया था गोविंद के द्वारा, इसको उत्कीर्ण गोविंद के द्वारा करवाया गया था। और उसके बाद गए मैं आपको इसका नेक्स्ट होता हूँ। तो एक दोस्तों लोधार्क जैन, यानी जैनों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी चौहान यहाँ पर आदमी से मिलती है। तो एक यहाँ पर दोस्तों लोधार्क जैन कुंड की जानकारी इसके अंदर मिलती है। नेक्स्ट गए इसके अंदर क्या है, चौहानों की वंशावली मिलती है। मैंने आपको बोला था कि बिजोली अभिलेख के अंदर चौहानों की वंशावली की जानकारी मिलती है कि कौन सा शासक कब हुआ, वंशावली की जानकारी मिलती है। अगला गए जिसके अंदर क्या है कि यहाँ पर वासुदेव ने संपर झील का निर्माण करवाया, इसके बारे में जानकारी मिलती है। वासुदेव दोस्तों जो 551 में सांबर के चौहान वंश की स्थापना की थी, उसके बारे में जानकारी है। वासुदेव ने अजमेर के जयपुर के आसपास जो सांबर झील है, सांबर झील का निर्माण करवाया। उसके बारे में जानकारी मिलती है। अब गए सांबर झील को जियोग्राफ वाले मानते हैं कि ये मतलब प्राकृतिक है, और बिजोली अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण वासुदेव ने करवाया। ऐसा दोस्तों आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता होगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सामंत है इनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है इस अभिलेख के अनुसार। और हम लोगों ने जब दोस्तों इनकी उत्पत्ति पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि नागभट्ट के सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, जो कि इनके ब्राह्मणों से उत्पत्ति के बारे में बताता है। उसके बाद गए यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली विजय प्राप्त की थी, मैंने आपको बताया था तोमरों को हरा के। विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली विजय के बारे में जानकारी ये देता है। दिल्ली विजय, दिल्ली के दोस्तों विग्रहराज के टाइम तोमरों का शासक था, तो उस तोमरों का शासन था, तोमरों को हरा के दिल्ली विजय के बारे में जानकारी मिलती है।
और सोमेश्वर ने दोस्तों एक शासक जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, सोमेश्वर, इन्होंने दोस्तों मंदिर में निर्माण, मंदिर के लिए दोस्तों को एक भूमि दी थी, रेवणा। रेवणा मंदिर के लिए दोस्तों भूदान किया था, रेवणा गांव का भूदान किया था मंदिर के लिए। इसको दोस्तों डोड़ बोलते हैं, यानी कि रेवणा गांव का दान कर दिया था मंदिर के लिए। मंदिर निर्माण के लिए दोस्तों दी जाने वाली भूमि इसको बोलते हैं डोड़ी। और उसके बाद गए यहाँ पर एक उपाधि मिलती है सोमेश्वर की, क्योंकि गए ये सब बिजोली अभिलेख के अंदर लिखा हुआ है, प्रताप लंकेश्वर की उपाधि मिलती है। सोमेश्वर की उपाधि के बारे में जानकारी भी यही देता है, प्रताप लंकेश्वर। और उसके बाद गए कुछ नगरों के प्राचीन नाम मिलते हैं, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिजोली अभिलेख दोस्तों 1170 के अंदर दोस्तों यहाँ पर उत्कीर्ण किया गया था। रचयिता इसके गुणबद्ध थे, उत्कीर्णकर्ता गोविंद थे। लोलार्क जैन कुंड की जानकारी इसके अनुसार मिलती है। चौहानों की वंशावली मिलती है इसके अंदर। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया, इसके बारे में जानकारी मिलती है। वह सामंत को वत्स गोते ब्राह्मण बताया गया दोस्तों, इसके बारे में जानकारी मिलती है। वीरराज फोर्थ ने दिल्ली विजय की दोस्तों, तोमरों को हरा के दोस्तों दिल्ली विजय की, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसी के साथ गए जहाँ पर सोमेश्वर ने रेवणा गांव दोस्तों नोड़ी के लिए दोस्तों दान दिया था, उपाधि इसकी मिलती है प्रताप लंकेश्वर। तो ये दोस्तों बिजोली अभिलेख के बारे में जानकारी। अब दोस्तों कुछ प्राचीन नगरों के नाम मिलते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ नगर बारे में, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। तो बिजोली अभिलेख अभी तक हमारा चल रहा है दोस्तों, और इसी बिजोली अभिलेख के अंदर इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। प्राचीन नगरों के नाम मिलते हैं, वो आपको बताता हूं मैं। कुछ प्राचीन नगर है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कौन कौन से नगर के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों बिजोलिया का नाम, प्राचीन नगरों के नाम मिलते हैं। तो सबसे पहले बिजोलिया की बात कर लेते हैं हम लोग। बिजोलिया का नाम मिलता है इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर उपरमाल का नाम मिलता है। उसके बाद इसके अंदर दिल्ली का नाम मिलता है। उसके बाद इसके अंदर सांबर का नाम मिलता है। और उसके बाद इसके अंदर मिलता है यहाँ पर दिल्ली का नाम, उसके नडोल का नाम मिलता है इसके अंदर। और नडोल के बाद इसके अंदर नाम मिलता है जालोर का। इनके क्या क्या नाम उसको मैं आपको अभी तक बताऊंगा। जालोर के बाद दोस्तों नागौर का मिलता है। और एक नाम इसके अंदर और मिलता है दोस्तों, यहाँ पर भीनमाल का नाम भी मिलता है। ये दोस्तों इसके अंदर नाम मिलते हैं प्राचीन। तो बिजोलिया का नाम मिलता है दोस्तों विजयावली, ये बिजोलिया का नाम मिलता है इसके अंदर। और उसके बाद उपरमाल का मिलता है दोस्तों, उपरमाल का इसके अंदर नाम मिलता है अवमाद्री, उपमाद्री मिलता है दोस्तों। दिल्ली का नाम मिलता है दिल्ली का। पहले दोस्तों ये प्राचीन नाम बता रहे दिल्ली का। सांबर का मिलता है दोस्तों शाकंभरी, शाकंभरी। नाडोल का मिलता है दोस्तों नड्डुल, नाडोल का कुछ इस तरीके से नाम मिलता है इसका नड्डुल। जालोर का इसके दोस्तों नाम मिलता है जबालीपुर। ये जालोर का नाम मिलता है। नागौर का दोस्तों इसके अंदर नाम मिलता है अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर। और यहाँ पर भीनमाल का नाम मिलता है श्रीमाल। ये दोस्तों नगर है जिनके प्राचीन नाम इसके अंदर दोस्तों मिलते हैं। तो बिजोलिया का विजयावली, उपरमाल का उमाद्री, दिल्ली का डेली का, सांबर का शाकंभरी, नडौल का दोस्तों नड्डुल, जालोर का जाबालीपुर, नागौर का अहिछत्रपुर, भीनमाल का श्रीमाल दोस्तों नाम मिलता है। उसके बाद के उस टाइम बिजोलिया अभिलेख के अंदर वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है कि क्या कुछ प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो वो मैं आपको थोड़ी सी इसके जितनी मिलती है वो आपको बता देता हूँ।
इसके अनुसार जानकारी ये मिलती है कि सबसे बड़ी जो प्रशासनिक इकाई थी वो थी दोस्तों देश। देश थी दोस्तों सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई। और देश का दोस्तों आपको पता है राजा होता है। उसके बाद दोस्तों छोटी इकाई थी सबसे, वो थी गांव। और गांव का मुख्य दोस्तों होता है मेहतर। ये गांव का मुख्य दोस्तों इसके अंदर बताया गया मेहतर को। और ये दोस्तों इसके यहाँ वो जानकारी मिलती है। और अभी गए यहाँ पर आपको बता दें कि आसपास के दोस्तों जैन जो धर्म थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। और इसी के साथ गए यहाँ पर जैन तीर्थों की भी जानकारी इसके अंदर मिलती है। आसपास के जैन तीर्थों की जानकारी भी इसके अंदर मिलती है। तो यह है दोस्तों बिजोलिया अभिलेख। अभी ये पूरा हो चुका है दोस्तों। इसके अंदर और कुछ देख लेते हैं क्या कुछ रहा है। तो हमारा बिजोलिया कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। बिजोलिया अभिलेख सोमेश्वर के टाइम में मिला था। इसके अंदर गैस बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है। और अभी गैस इसके अंदर प्राचीन नामों के बारे में मैंने बता दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दोस्तों अगले राजा के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही प्रतापी शासक रहे, पृथ्वीराज थर्ड। और दोस्तों ये अंतिम शासक थे चौहानों के, जिन्होंने दिल्ली विजय तक दोस्तों पूरे दिल्ली तक दोस्तों शासन करने के बारे में, मतलब युद्ध लड़े दिल्ली के लिए। अभी हम लोग बात करेंगे पृथ्वीराज थर्ड की। दोस्तों पृथ्वीराज थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रतापी शासक रहे। हम लोग पूरी तरीके से बात करेंगे इनके बारे में, एक एक चीज बताएंगे आपको। इनके दोस्तों बहुत सारे युद्ध हुए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तराइन का युद्ध है अलाउद्दीन खिलजी के साथ, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में दोस्तों इनके बारे में बात करेंगे हम लोग सब के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वीराज थर्ड की। पृथ्वीराज थर्ड के बारे में बात करें तो गाइस इसका यहाँ पर शासन काल था इनका वो 1177 से लेके 1192 तक था। इनके पिता की बात करें, पिता इनका आपको पता है सोमेश्वर था। माता के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। माता आपको पता है सोमेश्वर की पत्नी थी। यहाँ पर कलचुरी जो शासक था एमपी का, यानी चेदी का शासक था, उसकी बेटी थी कर्पूरी देवी। और उसके बाद गए हम लोग बात करें इनके बारे में। और तो दोस्तों जो इनका जन्म गुजरात के अंदर हुआ था, अनहिल पाटन के अंदर। गुजरात अनहिल पाटन के अंदर इनका जन्म हुआ था। 1 वर्ष तक दोस्तों इनकी संरक्षिका रही इनकी माता, क्योंकि कम उम्र के अंदर गए ये शासक बने थे, इसलिए गए यहाँ पर इनकी संरक्षिका की जरूरत पड़ी। और उसके बाद गए हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। इनके टाइम दोस्तों बहुत सारी यहाँ पर चीजें मिलती है। तो इनके प्रमुख मंत्रियों के बारे में दोस्तों नाम मिलते हैं। तो वो आपको बताता हूँ प्रमुख मंत्री कौन कौन थे। इनके प्रमुख मंत्री दोस्तों 3-4 मिलते हैं। केमास मिलता है, केमास का नाम कदमवास भी है। केमास कदमवास इनका नेक्स्ट नाम मिलता है। केमास के बाद भी इसके बारे में और कुछ जानकारी मिलती है। स्कंद के बारे में, भुवनमाल के बारे में भुवनमल के बारे में जानकारी मिलती है। और स्कंद वामन, स्कंद वामन ये गए जिनके कुछ मंत्रियों के बारे में जानकारी मिलती है। एक मंत्री और थे सोड, ये इनके मंत्रियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो गाइस अब हम इनके बारे में बात करेंगे, इनके दोस्तों जो राजनीतिक यहाँ पर उपलब्धि थी उनके बारे में। तो इन्होंने दोस्तों सबसे पहले तो नागार्जुनों का दमन किया। आप दोस्तों चीजें बताऊंगा इंपॉर्टेंट है सर। नागार्जुन का दमन, यानी गाइस नागार्जुन कौन था? इनका चचेरा भाई था। जब ये दोस्तों शासक बने तो नागार्जुन गाइस ये एक गांव था जिसका नाम था गुरुग्राम। गुड़गांव है दोस्तों जो अभी, उसके बारे में दोस्तों पहले इसका नाम गुरुग्राम था। तो इस गुरुग्राम के अंदर दोस्तों ये क्या कर रहा था कि इसके खिलाफ, पृथ्वीराज के खिलाफ एक बना रहा सेना बना रहा था और ये विद्रोह करना चाहता था। तो इसलिए दोस्तों इसके चचेरे भाई का इसने दमन किया और दोस्तों पृथ्वीराज शासक बना था उस टाइम। और उसके बाद गए यहाँ पर उसके अंदर क्या कुछ जानकारी थी। पृथ्वीराज ने देवभट्ट को हराया था। देवभट्ट को हराया। और उसके बाद गए देवभट्ट कौन था आपको बता दें, देवभट्ट इस नागार्जुन का सेनापति था।
तो सबसे पहली बात आ चुकी दोस्तों, नागार्जुन का दमन किया। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट है बंडानको का दमन। बंडानक गाइस एक जनजाति है। बंडानको का दमन, इसके अंदर क्या था गाइस कि बंडानक जनजाति दोस्तों सतलज नदी दोस्तों पंजाब वहां पर उस इलाके की दोस्तों एक जनजाति है। और इस जनजाति के द्वारा दोस्तों बहुत ज्यादा लूटपाट मचा रखी थी। तो इसने दोस्तों बंडानको का जो मथुरा है यहाँ पर भरतपुर के क्षेत्रों में दमन किया। यानी गाइस बंडानको ने भरतपुर मथुरा के क्षेत्रों में लूटपाट मचा रखी थी। तो इस लूटपाट को रोकने के लिए दोस्तों बंडानको का इन्हें दमन किया और पृथ्वीराज इनका क्या कर दिया, दमन कर दिया, मतलब इनको दबा दिया। उसके बाद गाइस हम लोग बात करते हैं अगली इनकी दोस्तों उपलब्धि की। तो एक युद्ध दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। ये मैं हटा रहा हूं दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका बैक करके ले लीजिए। पृथ्वीराज थर्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक युद्ध हुआ महोबा तुमुल का युद्ध। ये दोस्तों जो युद्ध हुआ इसके अंदर दोस्तों का युद्ध हुआ 1182 के अंदर, 1182 ईस्वी में युद्ध हुआ। और इसके अंदर क्या था, पृथ्वीराज थर्ड था और इसके दोस्तों यहाँ पर साथ में था परमार्दिदेव चंदेल। यानी कि इस महोबा तुमुल का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज थर्ड वर्सेज यहाँ पर परमार्दिदेव चंदेल। इनके बीच में ये युद्ध हुआ था परमार्दिदेव चंदेल के बीच में। तो यहाँ पर इसका जो सेनापति है दोस्तों, इसका सेनापति अलग है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सिंपली गाइस परमार्दिदेव का सेनापति था आला और उदर, इसके दो सेनापति आए। आला और उदर, तो इनको दोस्तों इसने क्या कर दिया, मार दिया। और इनको दोस्तों मतलब मारने के बाद इनने दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से जीत हासिल कर ली। जीत हासिल करने के बाद चंदेल के अंदर दोस्तों अपना प्रशासक बनाया पंजुन राय को। पंजुन राय को शासक बनाया और प्रशासक बनाया दोस्तों पंजुन राय को। ये दोस्तों यहाँ पर इन लोगों ने महोबा तुमुल के युद्ध के अंदर किया, यानी परमार्दिदेव चंदेल को दोस्तों हराया था। और उसके बाद गए ये आला और उदर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक युद्ध दोस्तों नागौर का युद्ध 1184 के अंदर 2 साल बाद। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हम लोग बात करते हैं नागौर का युद्ध। सबसे पहले दोस्तों इसने यहाँ पर अपने भाई नागार्जुन चचेरे भाई नागार्जुन का दमन किया, पंडानको का दमन किया, महोबा तुमुल का युद्ध किया, दोस्तों नागौर का युद्ध किया 1184 के अंदर, 1184 के अंदर। इसके अंदर दोस्तों कौन था शासक, एक तो था पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस दोस्तों इसके अंदर कौन था, भीमदेव सेकंड था जो गुजरात का शासक था। ये गए गुजरात का शासक था भीमदेव सेकंड। तो इनके बीच में दोस्तों युद्ध हुआ। युद्ध का कारण क्या क्या रहा, कारण मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। कारण आपको एक कारण शब्द में लिखना है साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। उसके बाद इनके बीच में सीमा विवाद तो चलता रहता, सीमा विवाद। उसके बाद इनके बीच में दोस्तों एक और यहाँ पर आबू की राजकुमारी थी एक इंचिनी देवी, उनके दोस्तों कारण यहाँ पर हुआ था, क्योंकि यहाँ पर भीमदेव इंचिनी देवी से विवाह करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर विवाह हो चुका पृथ्वीराज के साथ। आबू की राजकुमारी
इन चिमदेव से विवाह हो गया था पृथ्वीराज थर्ड का। लेकिन दोस्तों भीमदेव की यहाँ पर जो कुछ प्रेमिका वगैरह मान सकते हैं वो है। तो यहाँ पर दोस्तों इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज की जीत हुई, और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज की जीत के बाद यहाँ पर दोस्तों इसका जो सेनापति कैमास, आपको मैंने बताया था एक मंत्री था, इसका सेनापति था कैमास, या फिर इसका दूसरा नाम कदमवास। ये जो इसका सेनापति था उसको दोस्तों वहां का मतलब पूर्व शासक प्रशासक बनाया गया। और दोस्तों इनके बीच में भीमदेव सेकंड का एक सेनापति था, यानी इनका जो सेनापति था यहाँ पर जगदेव प्रतिहार, इसका सेनापति था जगदेव प्रतिहार। इस जगदेव प्रतिहार ने दोस्तों इन दोनों के बीच क्या करवा दी, संधि करवा दी। ये दोस्तों हुआ था नागौर का युद्ध। तो नागौर के युद्ध के अंदर दोस्तों पृथ्वीराज थर्ड और भीमदेव सेकंड था। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा सीमा विवाद और आबू के राजकुमार इन चिमदेव से विवाह हुआ था पृथ्वीराज का। तो ये दोस्तों युद्ध का मेन कारण था। इस युद्ध के अंदर दोस्तों पृथ्वीराज के सेनापति कैमास से कदमवास की जीत हुई, और दोस्तों इनका सेनापति था जगदेव प्रतिहार, जिसे इन दोनों के बीच में संधि करवा दी। तो ये है दोस्तों नागौर का युद्ध। हम लोगों ने दोस्तों चार चीजें पढ़ ली। सबसे पहले तो नागार्जुन का दमन, भंडारको का दमन, महोबतुमुल का युद्ध, नागौर का युद्ध, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान का गहड़वाल विवाद क्या था, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे तराइन के युद्ध के बारे में। तराइन के युद्ध के बारे में बात करते हैं। उसके बाद पहले हम लोग बात करेंगे चौहान गहड़वाल विवाद। ये क्या था दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर पृथ्वीराज थर्ड और दोस्तों जयचंद गहड़वाल के बीच में विवाद हुआ था। तो हम लोग बात करें दोस्तों चौहान गहड़वाल विवाद के बारे में। तो ये क्या हुआ दोस्तों, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। ये विवाद दोस्तों पृथ्वीराज वर्सेज इनका दोस्तों यहाँ पर गहड़वाल था, जयचंद गहड़वाल। इनके बीच में विवाद हुआ था। अब दोस्तों गहड़वाल और चंदेलों के बीच में हो चुका था पूरी तरीके से गठबंधन। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी दोस्तों, चंदेलों को हराया था इन्होंने। तो चंदेलों के बीच में दोस्तों यहाँ पर चंदेल और गहड़वाल के बीच में यहाँ पर गठबंधन हो रखा था। और साथ में पृथ्वीराज ने यहाँ पर जो गहड़वाल थे इनके जो पुत्री थी उसके साथ उसने गंधर्व विवाह किया था, जयचंद की पुत्री से गंधर्व विवाह। गंधर्व आप लोग समझते हैं दोस्तों, बजाने के लिए गया भाग के शादी की थी गंधर्व विवाह, इसके बारे में। तो ये दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इनका कारण रहा था। इसके बारे में दोस्तों इनकी पुत्री का नाम था संयोगिता। संयोगिता से विवाह किया था इसने, पृथ्वीराज ने विवाह किया था। तो ये दोस्तों इनका विवाद का कारण रहा बीच में। अब हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे तराइन के युद्ध के बारे में, फिर दोस्तों इनके निर्माण के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा पृथ्वीराज कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।